मुकेश अंबानी का इनकम का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं। जब ये वीडियो देखेंगे तब तक मुकेश अंबानी 1,92,00,000 रुपया कमा चुके होंगे। जी हाँ, सिर्फ 10 मिनटों में करीब 2 करोड़ रुपए। आजकल हर तरफ मुकेश अंबानी की बेटे की शादी के चर्चे हैं, जिसमें दुनिया भर से मुख्तलिफ सेलिब्रिटी ने शिरकत की। दुनिया के टॉप परफॉर्मेंस क्रिकेटर्स और मूवीज स्टार ने शिरकत करके शादी को 4 चांद लगा दिए। ये तो सब जानते हैं कि ये तमाम स्टार फ्री में नहीं बल्कि भारी पैसे लेकर आए हैं। सिर्फ जस्टिन बीबर की ही बात की जाए तो ये चंद मिनट के परफॉर्मेंस के 80 करोड़ इंडिया या 280 करोड़ पाकिस्तानी रुपए लिए हैं। अब यहाँ पर हर एक के जहन में यही सवाल आता है कि मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर तो हैं, लेकिन इन्होंने इतना सारा पैसा कमाया कैसे? 10,370 अरब रुपए क्या है इनकी कमाई का असल जरिया, जो पूरे एशिया के अमीर तरीन इंसान बनाता है? और सबसे बढ़कर, जब एक भाई सोने की पानी से नहा रहा है तो वहीं दूसरे भाई का दिवालिया क्यों निकला हुआ है? आइए देखते हैं मुकेश अंबानी की सक्सेस स्टोरी की कुछ झलकियां। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो चाहते हुए भी कोई ऐसा दिन नहीं गुजार सकते जिसमें आप मुकेश अंबानी के कोई प्रॉफिट न दें। टेलीकॉम सेक्टर हो या पेट्रोलियम, क्रिकेट या रिटेल सेक्टर, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री हर जगह फैली हुई है और आपका दिन में मुकेश अंबानी के किसी न किसी बिजनेस से वास्ता पड़ता ही रहता है। लेकिन इस सब की शुरुआत मुकेश अंबानी ने खुद नहीं, उनके बाप धीरू भाई अंबानी ने की थी। 1950 में धीरू भाई अंबानी गुजरात से एक अच्छी जॉब के लिए यमन चले गए। उन्होंने 8 सालों इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के एक कारोबार में क्लर्क की नौकरी की। इस कारोबार को करीब से समझने की कोशिश की। 8 सालों के बाद 1958 में वह वापस इंडिया आए तो इस बार उनके पास एक बिजनेस आइडिया मौजूद था। उन्हें ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट किया और रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन का नाम दिया गया। शुरुआत में यह आरसीसी कंपनी सिर्फ स्पाइसेस यानी मसालों की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थी। वो इंडिया से मसाले खरीदकर उनको मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में एक्सपोर्ट करते थे। 8 सालों तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से वास्ता रहने की वजह से धीरू भाई को इस बिजनेस का काफ़ी एक्सपीरियंस था। इसीलिए देखते ही देखते कामयाबी की सीढ़ियाँ उनके लिए आसान बनती गई। लेकिन धीरू भाई कुछ और भी करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो चल ही रहा है, अब क्यों न मैन्युफैक्चरिंग की बिजनेस में कदम रखा जाए। 1966 में उन्होंने रिलायंस टेक्सटाइल के नाम से एक नई कंपनी लॉन्च कर दी। उस वक्त कॉटन पर इंडियन सरकार की तरफ से काफ़ी सस्ती थी, जिसकी वजह से पूरी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहरौल मचा हुआ था। इसी दौरान धीरू भाई अंबानी ने कॉटन के बजाय सिंथेटिक टेक्सटाइल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, यानी केमिकल प्रोसेस के जरिए कपड़े बनाए जाने लगे, जिसमें न सिर्फ वह सरकार के पॉलिसी से बच गए बल्कि सस्ते होने की वजह से मार्केट में ज़्यादा फेमस भी हो रहे थे। धीरे धीरे बड़े बड़े इन्वेस्टर, आम पब्लिक भी इसमें इन्वेस्ट करने लगी। रिलायंस इंडस्ट्री इतनी कामयाबी हासिल कर चुकी थी कि 1987 में क्रिकेट वर्ल्ड कप का टाइटल का स्पॉन्सर भी रिलायंस के पास ही था। यहाँ पर एक चैलेंज यह था कि धीरू भाई अंबानी को ऑयल इंडस्ट्री चलाने के लिए पेट्रोकेमिकल दूसरे इंडस्ट्री से खरीदने पड़ते थे। इसीलिए उन्होंने अपना पेट्रोकेमिकल बिजनेस स्टार्ट करने का इरादा कर लिया। से रिलायंस पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में भी कदम जमा लिए। 1986 में जब धीरू भाई अंबानी बीमार हुए तो उनके अनिल और मुकेश अंबानी बिजनेस में उनकी हेल्प करने लगे और जब तक धीरू भाई अंबानी जिंदा रहे तो दोनों भाई उनके नीचे काम करते थे। मगर 2002 में जब धीरू भाई अंबानी की मौत हुई तो एक नया डिस्ट्रीब्यूट सामने आ गया। अपनी मौत से पहले धीरू भाई अंबानी अपने जायदाद की तकसीम यानी उनकी डिवीजन के बारे में कुछ नहीं बताया था। तो उनके जाने के बाद रिलायंस इंडस्ट्री का कंट्रोल कौन संभालेगा? इसी सिलसिले में रिलायंस के बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग कॉल की गई और उसमें फैसला हुआ कि ज़्यादा कंट्रोल मुकेश अंबानी को दिया जाएगा। यहीं से दोनों भाइयों के दरमियान दरार पड़ गई। दोनों भाई आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे से बातचीत खत्म कर दी। लेकिन उनकी मां से ये सब ना देखा गया और उन्होंने फैसला किया कि दोनों भाई ये बिजनेस को आधा आधा डिवाइड करके और अपना काम करें। इस तरह से 2005 में रिलायंस इंडस्ट्री को 2 भाइयों में डिवाइड कर दिया गया। रिलायंस ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल और मैन्युफैक्चरिंग मुकेश अंबानी के हिस्से में आए और रिलायंस एनर्जी, रिलायंस टेलीकॉम और रिलायंस कैपिटल अनिल अंबानी को मिले। इस तरह प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन दोनों भाइयों के दरमियान एक तरफात चलते रहे और कई बार ये मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। मुकेश अंबानी ने अपने हिस्से के बिजनेस को मेहनत करके बढ़ाना शुरू कर दिया। उसके हिस्से में जो जामनगर पेट्रोलियम आई थी, उन्होंने उसी प्रोडक्शन को बढ़ाकर उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग इंस्टॉल करके उसमें दुनिया के सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी बना दिया। सिर्फ वही नहीं बल्कि इस इंडस्ट्री में एक और नई रिफाइनरी को भी शामिल करके यह पेट्रोलियम का प्रॉफिट मजीद बढ़ा दिया। उसके बाद मुकेश अंबानी ने रिटेल इंडस्ट्री में भी कदम रख दिया, जिसके चलते भारत में एक इनकलाब बर्पा हुआ और पूरे इंडिया में स्मार्ट बाजार के नाम से डिस्काउंटेड स्टोर और सुपर मार्ट खोले गए।
यहाँ कंज्यूमर को तमाम आइटम डिस्काउंटेड रेट्स पर एक ही जगह मिल जाया करते थे। 2008 में जब क्रिकेट के सबसे बड़ी लीग प्रीमियर लीग की आगाज हुआ तो मुकेश अंबानी इसमें भी कूद पड़े। आईपीएल की सबसे महंगी टीम मुंबई इंडियंस को खरीद लिया और ये टीम अगले कई सालों तक आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम रही। यहाँ तक कि जब कोरोना के दिनों में खाली स्टेडियम में मैचेस कराए गए तब भी मुंबई इंडियंस ने रिकॉर्ड प्रॉफिट जनरेट किया। 2016 में मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखा और ये कदम इतना भारी था जो टेलीकॉम इंडस्ट्री के दूसरे कॉम्पिटिटर्स को कुचलने वाला था। जियो के नाम से एक मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया जिसमें कॉल, डेटा और मैसेजेस को पब्लिश के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया गया। लोगों ने दूसरे नेटवर्क छोड़कर धड़ाधड़ जियो के सिम खरीदना शुरू कर दी क्योंकि यहाँ सब कुछ फ्री मिल रहा था। देखते ही देखते जियो को यूजर 450 मिलियन तक पहुँच गए और जियो ने 5G नेटवर्क लॉन्च किया तो यूजर की तादाद मजीद बढ़ गई। यह नेटवर्क अब 6G टेक्नोलॉजी पर दुनिया की सबसे कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहा है। जियो की सक्सेस इतनी ज़्यादा थी कि दूसरे टेलीकॉम कंपनी ने केस कर दिया। उनका कहना था कि जियो अपने कंज्यूमर को सब कुछ फ्री दे रहा है जिसमें मार्केट में कंपटीशन खत्म हो रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जियो ने बाकी टेलीकॉम सेक्टर को किस तरह हिट किया था। जियो ने बाद में फ्री सर्विसेज बंद करके बहुत ही कम चार्जेस पर कॉल और डेटा प्रोवाइड शुरू कर दिया जिससे दूसरी कंपनी को भी अपनी रेट्स को कम करने पड़े और आज इसी वजह से इंडिया में इंटरनेट बंडल दुनिया के सबसे सस्ती तरीन रेट पर मिलते हैं। 2024 में मुकेश अंबानी ने इंडिया के सबसे मीडिया कंपनी बनाने का ऐलान कर दिया जिसके लिए उन्होंने अमेरिकन इंटरटेनमेंट जायंट डिज्नी के साथ $85 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और इसी तरह पूरे भारत में हर सेक्टर पर किसी न किसी तरह मुकेश अंबानी जरूर असर अंदाज में होते हैं। और आज मुकेश अंबानी के नेटवर्थ $122 बिलियन से भी ज़्यादा है जो 34,160 अरब पाकिस्तानी जबकि 10,370 अरब इंडियन रुपीस के बराबर है। इस हिसाब से यह दुनिया के 11वें अमीर तरीन शख्स हैं। अगर इस लिस्ट में से अमेरिकन बिलियंस को नाम हटा दिया जाए तो मुकेश अंबानी पूरी दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स कहलाए जाएंगे। अब जाहिर है जब पैसे की रेल पेल इतनी ज़्यादा है तो खर्चे भी उसी हिसाब से होते हैं। मुंबई में मौजूद मुकेश अंबानी का घर जिसे एंटीलिया कहा जाता है बहुत ही फेमस है। यह एक 27 फ्लोर की बिल्डिंग है जो कि 37,000 स्क्वायर मीटर में मुश्तमिल है। इसके अंदर मंदिर, सैलून, स्वास्थ्य, थिएटर, जिम और हेलीपैड सब कुछ मौजूद है। इन सब के साथ साथ यह दुनिया की लग्जरी तरीन गाड़ियों का शोरूम भी है। हाल ही में आनंद अंबानी की सोने वाली शादी तो आपको याद ही होगा। यह एक अंदाजे के मुताबिक मुकेश अंबानी ने अपने बेटे आनंद अंबानी की शादी पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और यह सिर्फ एक अंदाजा है। 5,000 करोड़ हो या 10,000 करोड़, हकीकत तो यह है कि जिसके पास 10,370 अरब रुपए की वर्थ हो उसमें से 5 या 100 अरब निकालना ऐसे ही है जैसे जंगल में से 2-4 दरख्त काट देना। असल फिगर शायद कभी किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगी। एक तरह मुकेश अंबानी के पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ इसके छोटे भाई अनिल अंबानी है जिनको वालिद का जायदाद आधा हिस्सा ही मिला लेकिन आज उनका दिवालिया निकला हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अनिल अंबानी ने तेजी से तरक्की पाने वाली स्ट्रेटजी अपनाई थी जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स में वह एक साथ तेजी से आगे बढ़ना चाहते थे। इस स्ट्रेटजी की वजह से उनके खर्च बढ़ गए लेकिन जितना खर्चा हुआ उतना प्रॉफिट नहीं आ पाया। दूसरी रीजन यह था कि अनिल अंबानी का ग्रुप इंडस्ट्री के मचे हुए खिलाड़ियों में से टक्कर ले रहा था। मिसाल के तौर पे रिलायंस कम्युनिकेशन मार्केट में मौजूद एयरटेल, वोडाफोन और जियो से मुकाबला नहीं कर पाई, फाइनली बैंकरप्ट हो गई। तीसरा यह कि अनिल अंबानी के इन्वेस्टमेंट करने की पसंद, उनकी टाइमिंग हमेशा गलत साबित हुआ और सबसे बढ़कर अनिल अंबानी के ग्रुप ने खुद को डाइवर्ट नहीं किया, यानी इस ग्रुप की ज़्यादा आमदनी हाई रिस्क वाले सेक्टर से जुड़ी थी जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और टेलीकम्युनिकेशन। जब बिजनेस मुख्तलिफ सेक्टर में फैला होता है तो बुराई आने का वक्त उसके पास किसी न किसी सेक्टर का सहारा मौजूद होता है। इस सब मामलात के साथ साथ अनिल अंबानी लीगल मसलों में भी फंसे रहे। रिलायंस कम्युनिकेशन ने इरिसियन कंपनी के कुछ पैसे वापस करने थे और ये मसला मुंबई कोर्ट तक जा पहुंचा। कोर्ट ने अनिल अंबानी को 1 महीने के अंदर इरिसियन के सारे डील क्लियर करने का ऑर्डर किया और अगर ऐसा न किया गया तो 1 महीने के बाद अनिल अंबानी को अरेस्ट किया जाना था। लेकिन ऐन मौके पर बड़े भाई मुकेश अंबानी एंट्री के पैसे अदा करके अनिल अंबानी को बेल करा दी। ऐसे करते करते आज अनिल अंबानी की टोटल नेटवर्थ 0 है और यह स्टेटमेंट उन्होंने खुद यूके कोर्ट में जमा करवाई। जब एक केस के दौरान कोर्ट ने उनको चाइना की 3 बैंक को $719 मिलियन वापस करने का ऑर्डर किया। उम्मीद है हमें कि डील ERC की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए